हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दक्ष इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एकेडमी। काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कुछ त्योहार आ गए थे, कुछ और काम आ गए थे, इसलिए सॉरी। क्लासेस में बहुत सारा इंटरप्शन हुआ है, बट हम अगेन फिर से अपनी क्लासेस को रिज्यूम करते हैं और अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है तथागत मोनास्ट्री के नाम से। ये एक हमारा नया इनिशिएटिव है, हमारा एक नया चैनल है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, उनको एक नया कुछ अलग से दिया जाए। तो इसमें जो भी हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, उनको कई सारा एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो आपको इसमें क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और आपको आगे के लिए बताएंगे। तो जो भी हमारा यूपीएससी के हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या हमारे पीएससी हैं, जो भी हमारे स्टेट पीएससी हो गए हैं, एमपी पीएससी है हमारा, यूपीएससी है, और भी जो हमारे एसएससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल से अपना काफ़ी सारा बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसमें सारी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, हमारी स्टार्टिंग से सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। सारी जो भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो सारी कवर की जाएंगी। उसके बाद जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब कवर किए जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको प्लीज ज्वाइन करें। ओके, और इसमें हमने क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं कि जो भी हमारी मेंस की कॉपीज होती हैं, जैसे हमारे प्री हमारे क्या होते हैं, निकल जाते हैं लोगों के, उसके बाद मेंस होता है। जो भी हमारे पीएससी होते हैं, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इनमें मेंस हमारा कंपलसरी होता है। तो मेंस की कॉपी जब तक हम क्या करते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक हमारा क्या होता है, फ्लो में नहीं बनता है, और जब हम पेपर देने बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। और अगर आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लेते हैं, जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं, जो अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज होती हैं, उसमें 40,000, 50,000, 30,000 ऐसे पैसे मांगे जाते हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव चालू किया हुआ है कि आप जितना कॉपी लिखना चाहें उतना कॉपी आप लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। हमारी एक मेल आईडी है, हमारी जो तथागत monastery@gmail.com के नाम से मेल आईडी है हमारा, उसमें हमारा पेटीएम नंबर है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो मेरी जो भी वीडियो है उस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारा मतलब मेल आईडी है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसमें आपको क्या करना है कि आपको पर पेज के हिसाब से 2 रुपये पे करना है, क्योंकि कॉपी चेक करना एक टफ काम है। इसके लिए हमारी एक टीम बनी हुई है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो मिलकर करेंगे काम। तो थोड़ा थोड़ा हमें क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए ताकि सब लोग अपना अपना काम कर सकें। ओके, क्योंकि हमें लोग रखने पड़ेंगे, हम अकेले काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपीज आ जाती हैं, तो हमें उसके लिए काम करना होता है। अभी स्टार्टिंग में हमारे पास कॉपीज आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसलिए हमें आपको पर पेज के हिसाब से 2 रुपये, आप जितना कॉपी लिखें, आप 4 क्वेश्चन लिखना चाहें आप 4 क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे इनिशियल स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी कॉपी नहीं लिख पाते, लेकिन जो हमारी बड़ी बड़ी हमारी कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो आपसे पूरा पैसा मांगते हैं। आप चाहे 1 क्वेश्चन लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे बिल्कुल ना लिखो। उनका एक टाइम लिमिट भी रहता है कि इस टाइम लिमिट में आपको ये टेस्ट सीरीज खत्म करना है, अदरवाइज आपकी वो टेस्ट सीरीज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने चाहे क्वेश्चंस, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, सब क्वेश्चंस कहीं से भी मिल जाते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नहीं मिल रहा है आप मेल कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ओके, तो आप वो क्वेश्चंस से आप आंसर लिखें, आप 2, 4 जितने लिखना चाहते हैं उतने लिखें, बट पर पेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, 2 रुपये पे करना होगा। पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, QR स्कैन कोड के माध्यम से, वो सारी चीज़ें आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। तो आप उसको हमें मेल करेंगे और आप जो हमारी मेल जो कॉपी होगी आपकी, उस कॉपी पे आप उसको क्या करेंगे, जो आपका रेफरेंस नंबर है कि आपने किस नंबर से पे किया है वो आप उसमें लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मेल आईडी लिखेंगे। हम आपको चेक करके रिव्यू करके जल्दी से जल्दी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डेज लगेगा, हम आपको उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, जिससे आपका जजमेंट होता रहेगा कि आप कॉपी कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं, क्या आपका चल रहा है, मतलब आपकी प्रोग्रेस क्या है वो आपकी डिफाइन होते रहेगी और आप उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और भी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। हम चाहते हैं
हैं एक मोनास्ट्री बनाना। ओके, हमारा ये इनिशिएटिव है कि आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसमें डोनेशन करें। देखिए, छोटा मोटा काम नहीं है कि हम अकेले इसको कर सकते हैं। तो हमारा ये है, जितना भी आप लोग डोनेशन देंगे पूरा उसका होगा कि एक हम मोनास्ट्री बनाएंगे। हम भोपाल में या फिर कहीं भी आसपास के एक ऐसी जमीन लेके वहाँ पे हम एक मोनास्ट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हमारे पीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनको हम वहाँ रखेंगे। 30 स्टूडेंट्स वहाँ रखेंगे, उनकी फुल एनवायरनमेंट में तैयारी कराएंगे। सारे उनके ऊपर एक एक मेंटर होंगे, वो हमारे तैयारी करेंगे। और फिर इसके बाद हम ये ऐसे इनिशिएटिव सारे के सारे क्या है जो जगह पे खोलेंगे और हम उसके तरीके से क्या करेंगे, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयार करेंगे। उसके बाद स्कूल्स और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बाद में हो पाएंगी जब हमें कुछ डोनेशन मिल जाएगा या फिर हमारा कुछ होगा। ओके, तो अभी हमने जो ये स्टार्ट किया है, हमारा जो इनिशिएटिव है, तो आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और अभी जो हमारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आपको एक बताना, जो हमारा तो तथागत मोनेस्ट्री के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारा जो दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल है उसी से रिलेटेड हमारा ये आपको वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी हमारी नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उससे ले सकते हैं। यहाँ पे मोटिवेशन और योगा की क्लासेस भी चालू होने वाली हैं, क्योंकि हमारी जो भी बॉडी है उसके लिए क्या होता है, हमें योगा जो है, हमारा जो भी योगा होता है हमारा, वो क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है हमारा। क्योंकि आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आपका दिमाग शांत बना रहता है और आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। अदरवाइज से पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने के अलावा हमारी जो बॉडी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड बोलते हैं ना, तो बॉडी भी हेल्दी होगी तभी हमारा माइंड हेल्दी होगा और हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके, तो आप प्लीज इसको जरूर देखें और इससे जो जिसको फायदा लग सके वो अपना फायदा जरूर उठाए। ओके, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कई सारी चीजें डिस्कस की थी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एससीआर डिस्कस कर चुके थे। एससीआर क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, तो ये हमारा क्या था, एक टाइप का रेक्टिफायर था जो कि हमारा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर था। तो एससीआर हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं इसमें एससीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो हम एससीआर के आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो ये आप नाम से समझ सकते हैं, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो क्या डेफिनेशन हुई, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो फेज मतलब होता है क्या, यहाँ पे एंगल। और एंगल कौन सा एंगल होता है, ये जो एंगल होता है उसका नाम होता है फायरिंग एंगल। ओके, ये क्या होता है, एक टाइप का रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फेज मतलब एंगल, कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोलेबल। मतलब फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, एक टाइप का रेक्टिफायर है जो कि एंगल के थ्रू क्या करता है, आउटपुट को कंट्रोल करता है। ओके, मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, इसमें अगर हम फिक्स्ड एसी देंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल डीसी। ओके, अगर हम फिक्स्ड एसी देते हैं और हमें वेरिएबल डीसी मिलता है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाएगा। रेक्टिफायर हमारे अनकंट्रोल्ड भी होते हैं, सेमी कंट्रोल्ड होते हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होगा वह रेक्टिफायर हुज आउटपुट इज कंट्रोलेबल बाय यूज ऑफ फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल का यूज करके अगर हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाता है। ओके, हम क्या बोल सकते हैं, बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल, by bearing the firing angle of SCR, we can
by varying the firing angle of SCR, we can vary the level of DC आउटपुट वोल्टेज। जो हमें DC आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, DC मिल रहा है। ओके, तो DC आउटपुट वोल्टेज को वेरी करने के लिए, उसके लेवल को वेरी करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, फायरिंग एंगल का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, अल्फा। ओके, तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है हमारा, बाय बेरिंग द फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल को, मेन चीज क्या है यहाँ पे, फायरिंग एंगल है। बाय बेरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ SCR वी कैन वेरी द लेवल ऑफ DC आउटपुट वोल्टेज। ओके, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मेन हमारा सबसे पहले देखना जरूरी है कि एप्लीकेशन मतलब चीजें कहाँ यूज होती हैं, ये पता होना जरूरी है ना। अगर हमारी एप्लीकेशंस अपन को नहीं पता है कि कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशंस हमारी क्या है। तो एप्लीकेशंस में पहला क्या हो गया हमारा, बैटरी चार्जर। ओके, बैटरी में आप देखते हैं ना, बैटरी चार्जर। तो बैटरी में आप देखते हैं कि बैटरी क्या करता है हमारा, डीसी को स्टोर करता है। हमारे घर में जो आता है वो क्या आता है, एसी, और बैटरी को क्या चाहिए है, डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या होगा, रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। और तो यहाँ पे बैटरी क्या करता है, डीसी को स्टोर करता है। हमारे घर में एसी आता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन एक कुछ हमें डिवाइस चाहिए होगी, वो डिवाइस क्या है, रेक्टिफायर। तो ये कहाँ पे यूज होता है, बैटरी चार्जर में। दूसरा कहाँ पे यूज होता है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। हमने आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर पढ़ाया है, वहां पे हमने आपको पढ़ाया है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो जो हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल जो मेथड होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ओके, वहां पे हमें मशीन में क्या करते हैं, हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, डीसी देना पड़ता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तीसरा कहां पे यूज करते हैं, एचवीडीसी। एचवीडीसी क्या है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। जो हम एचवीडीसी लाइन लगाते हैं ना, हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारा पावर होता है, जो हमारा करंट होता है, वोल्टेज होता है, वो हम डीसी में ट्रांसमिट करते हैं। क्यों, क्योंकि डीसी में हमारे लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एचवीडीसी में क्या होता है, जो हमारा रिसीविंग एंड होता है, रिसीविंग एंड पे क्या लगा होता है, रेक्टिफायर, और जो हमारा सेंडिंग एंड होता है, वहां पे हमारा क्या लगा होता है, इन्वर्टर। ओके, तो एचवीडीसी हमारा मतलब हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। तो हम क्या करते हैं, पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस डीसी को क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और फिर सेंडिंग एंड पे फिर से इस डीसी को क्या कर लेते हैं, एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूज ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ है, रेक्टिफायर का यूज हुआ है। वैसे भी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो है, ये दोनों रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों की तरह क्या करता है, वर्क करता है। एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी जगह हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बट मोस्टली जो होता है हमारा, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो हमारा क्या होता है, एचवीडीसी में हमारा यूज होता है। इस बैटरी चार्जर में तो अपन डेली पर्पस से ही यूज करते हैं। तो ये हमारे इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिनकी वजह से हमें क्या करना है, रेक्टिफायर पढ़ना पड़ा, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर डिस्कस करना पड़ा। ओके, तो ये जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये हमारा रेक्टिफायर की तरह भी और इन्वर्टर की तरह भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं बाय फायरिंग एंगल चेंज करके। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि यूज के पर्पस के अकॉर्डिंग ये हमारे कैसे होते हैं। अगर हम इसमें कौन सी डिवाइस यूज करें तो ये हमारा क्या कहलाता है, उसके बेस पे हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन डिवाइस यूज्ड, कौन सी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, इसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, अगर हम केवल डायोड यूज करते हैं, ओनली डायोड, केवल डायोड यूज करते हैं, तो अगर हमने फिक्स्ड एसी दिया है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा,
फिक्स्ड डीसी। ओके, अगर हम केवल डायोड यूज करते हैं तो डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायोड का सिंबल कैसा होता है, ऐसा। इसमें केवल दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। इसमें कोई भी गेट टर्मिनल नहीं होता है। तो डायोड जैसे ही हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है तो ये क्या होता है, हमारा ऑन हो जाता है। रिवर्स वाइज होता है तो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्या होगा, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो डीसी है इसका जो हमारा लेवल है, ठीक है, लेवल ऑफ डीसी नॉट कंट्रोलेबल। इसमें जो डीसी का लेवल है वो हमारा कैसा होता है, कंट्रोलेबल नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो है क्योंकि रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, which convert AC into DC. So diode also convert AC into DC, but it is not control the level of output voltage. जो हमारा DC output voltage है उसके लेवल को ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, that's why it is called uncontrolled rectifier. Okay, सेकेंड टाइप का कौन सा हो जाएगा, जब हम क्या करते हैं, ओनली SCR, केवल SCR ही SCR यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड AC देंगे बट हमें वेरिएबल डीसी मिलेगा। ओके, एससीआर क्या होता है, एससीआर का सिंबल इस तरीके से होता है, आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, एनोड कैथोड और ए गेट। ये जो गेट टर्मिनल होता है ये क्या होता है, कंट्रोलेबल होता है। यही क्या करता है, जब तक हमने आपको बताया है कि एससीआर फॉरवर्ड वाइज तो है बट वो ऑन तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको गेट पल्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे। जब हम उसको गेट पल्स देंगे तब वो हमारा क्या होगा, ऑन होगा। गेट पल्स ही फायरिंग एंगल्स को रिलेट करता है, तो जब हम फायरिंग एंगल इसको प्रोवाइड कराएंगे तब वो क्या होगा, ऑन होगा हमारा एससीआर। तो ये क्या होता है, हमारा कंट्रोलेबल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसको हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप का होता है हमारा, जिसमें हम डायोड भी और एससीआर दोनों यूज कर सकें। डायोड भी यूज कर सकते हैं, सपोज हमारा फुल ब्रिज है तो हमने उसमें दो डायोड लगा दिए, दो एससीआर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अगर हमने आधे डायोड यूज किए हैं और आधे एससीआर यूज किए हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसी दे रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, वेरिएबल डीसी। ओके, यहाँ पे दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, एससीआर भी और डायोड भी। ओके, तो हमें आउटपुट तो कैसा मिलेगा, वेरिएबल डीसी, बट ये कैसा होगा, सेमी कंट्रोल्ड है, क्योंकि एससीआर की वजह से तो कंट्रोलेबल होगा बट डायोड की वजह से जो हमें आउटपुट होगा वो अनकंट्रोलेबल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और इसको बोलते हैं हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन पहला, बेस्ड ऑन डिवाइस यूज। किस टाइप की आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके बेस पे आपका ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पल्सेस। कितनी पल्सेस, पल्सेस का मतलब होता है कि एक पल्स, एक हमारी साइकिल में, एक साइकिल होती है हमारी 360 डिग्री की, एक इनपुट साइकिल में आपको कितना आउटपुट साइकिल मिल रही है वो क्या कहलाता है, हमारा पल्स कहलाता है। ओके, तो हमारा क्या हो गया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पल्सेस। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पल्सेस। ओके, कितनी नंबर ऑफ पल्सेस हमें मिल रही हैं इसके बेस पे होता है। पहला, सपोज ये कुछ इस टाइप से हमारी वेवफॉर्म है। ओके, ये है 0, दैट इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ओके, एक जो साइकिल होती है वो कितने की होती है, 2 पाई की, 360 डिग्री की होती है हमारी क्या, 1 साइकिल। ओके, तो एक साइकिल में हमें आउटपुट की, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की कितनी वेवफॉर्म मिल रही है, कितनी पल्स मिल रही है,
ये केवल एक पल्स, ये हमारी टोटल एक साइकिल है, ये हमारी एक साइकिल है। इस एक साइकिल में हमें कितनी पल्स मिल रही है? एक पल्स मिल रही है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारा वन पल्स कन्वर्टर। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? वन पल्स कन्वर्टर। और इसी को क्या बोलेंगे? सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो हमें आउटपुट में पल्सेस मिलती हैं उसके बेस पे हमारे क्या होते हैं? रेक्टिफायर डिसाइड होते हैं। अगर हमें एक साइकिल में केवल एक पल्स मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं वन पल्स कन्वर्टर, एंड दैट कन्वर्टर नेम इज सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट वन इज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ओके, ये हमारी क्या है? एक साइकिल 2 पाई की होती है। एक साइकिल में हमें कितनी नंबर ऑफ पल्सेस मिल रही हैं? 1 and 2। तो अगर 2 पल्स मिल रही हैं तो ये क्या कहलाएगा? हमारा 2 पल्स कन्वर्टर। और इसको क्या बोलेंगे? सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर। सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, ये सारे के सारे रेक्टिफायर हमें आगे वन बाय वन डिस्कस करना है विथ डिफरेंट लोड। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। थर्ड वन इज, अगर हमें एक साइकिल में, एक साइकिल कितने की होती है? सॉरी 2 पाई 360 डिग्री की। तो ये अगर हमें 3 पल्स मिल रही हैं, ओके, 360 डिग्री को आप 3 में डिवाइड करिए, कितने का होगा? एक एंगल 120 डिग्री का, ये 120, 240, 360। ओके, अगर हमें इस टाइप से क्या हो रही हैं? पल्सेस मिल रही हैं, तो क्या होगा? ये है हमारी एक साइकिल 2 पाई की, इसमें कितनी पल्स मिल रही हैं? 1, 2, 3। ठीक है, 3 पल्स अगर मिल रही है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा 3 पल्स कन्वर्टर। इसको क्या बोलेंगे? 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट, अगर हमें एक 2 पाई साइकिल में सपोज 6 पल्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये यहां तक मान लीजिए 6। ओके, तो ये कितने, एक एक एंगल कितने का होगा? 360 बाय 6, 6 6 जा 36, 60 डिग्री का। तो ये सपोज 60, 120, 180 इस तरीके से हमारा ही होगा। तो अगर एक 2 पाई साइकिल में कितनी पल्सेस मिल रही हैं? 6 पल्स। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा 6 पल्स कन्वर्टर। और इसको हम क्या बोलेंगे? 3 फेस फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, 3 फेस फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पल्स। ठीक है, हमारे पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिवाइसेस यूज, किस टाइप की डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे। दूसरा था हमारा पल्सेस के बेस पे, कितनी पल्सेस हमारी आउटपुट में मिल रही हैं। ओके, मतलब इनपुट की एक पल्स देने पर आउटपुट में हमें कितने पल्सेस मिल रहे हैं उसके बेस पे हमारे क्या होते हैं? रेक्टिफायर के नाम डिसाइड होते हैं। सॉरी। तो हम पल्स नंबर देख लेते हैं। पल्स नंबर आप क्या बोलोगे? पल्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? पल्स नंबर क्या होगा हमारा? द नंबर ऑफ टाइम्स वी नॉट रिपीट इटसेल्फ इन वन साइकिल। द नंबर ऑफ टाइम्स वी नॉट रिपीट्स itself, the number of time V naught repeats itself in one cycle in one cycle of input voltage. ओके,
in one cycle or of input voltage, or we can say number of cycle of V naught in one cycle of Vn. Number of cycles of V naught in one cycle of Vn. ओके, पल्स नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम वी नॉट रिपीट्स इन वन साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज की वन साइकिल कितने की होती है? 2 पाई की. इस 2 पाई में जो हमारे वी नॉट की है वो कितनी बार आ रही है? अगर 2 बार आ रही है तो 2 पल्स होगी, 1 बार आ रही है तो 1 पल्स होगी. ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वी नॉट इन वन साइकिल ऑफ वी एन. मतलब वी एन की एक साइकिल में हमें वी नॉट कितनी बार मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? पल्स नंबर कहलाता है. ओके, ये छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली पल्स नंबर होता क्या है. हम सोचते कुछ है, होता कुछ है. इसलिए छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप एक पतली सी कॉपी बनाइएगा, इंपॉर्टेंट कॉपी, उसमें आप जरूर लिखते जाइएगा ताकि आप रिवाइज करें तो बहुत फास्ट इसको क्विक रिवाइज कर सकें और आपके लिए बाद में आसान हो जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं तब. ओके, अब टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट. टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट क्या होता है हमारा? इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ इनपुट डिवाइड बाय होता है हमारा क्या? पल्स नंबर. ओके, टी नॉट से डिनोट कर सकते हैं. टी नॉट इक्वल टू टी आई बाई पी. ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है. ओके, कि टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट इक्वल टू होता है टाइम पीरियड ऑफ इनपुट डिवाइड बाय पी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय एफ नॉट इक्वल टू 1 बाय एफ आई इंटू पी. ओके, तो एफ नॉट इक्वल टू क्या होगा? पी इंटू एफ आई. ये भी एक रिलेशन है, इसको हमें याद रखना है. मतलब जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है या रिपल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम, ये इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट फ्रीक्वेंसी और रिपल फ्रीक्वेंसी. ओके, रिपल अभी हम बता रहे हैं कि रिपल क्या होता है? रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट. आउटपुट फ्रीक्वेंसी और रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? P टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी. P टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. अब पल्सेस आपने देखी कि पल्सेस क्या होता है? 1 पल्स है, 2 पल्स है, 3 पल्स है. रिपल, रिपल क्या होता है हमारा? जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है डीसी, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा रिपल बोलते हैं. ओके, तो जितनी ज्यादा हमारी नंबर ऑफ पल्सेस होंगी, रिपल कंटेंट जो है वो उतना हमारा क्या होता है? हमारा कम होता जाता है. रिपल मीन्स होता है फ्लक्चुएशंस अबाउट डीसी वैल्यू. रिपल मीन्स क्या होता है हमारा? फ्लक्चुएशंस. रिपल मीन्स हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएशंस अबाउट डीसी वैल्यू. जो हमारी डीसी वैल्यू है उसमें कितना फ्लक्चुएशंस हो रहा है वो क्या कहलाता है? रिपल कहलाता है. अगर आप एग्जैक्ट डीसी की बात करें तो हमारा कैसा होना चाहिए? ऐसा. इसमें रिपल कंटेंट क्या होना चाहिए? 0. अगर हम प्योर डीसी की बात करें, ये हमारा प्योर डीसी है, प्योर डीसी फ्लैट होता है, इसमें रिपल कंटेंट क्या होगा? 0. रिपल क्या होता है एक्चुअली में? ये जो ये हमारा वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन, ये हमारा फ्लक्चुएशन हो रहा ना, ये फ्लक्चुएट हो रहा है. कोई भी चीज फ्लक्चुएट होती है तो ऐसे होती है कि नहीं? बार बार हमारी, तो ये फ्लक्चुएशन है. तो कितना हमारा फ्लक्चुएशन है डीसी वैल्यू में वो क्या कहलाता है? रिपल कहलाता है. ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पल्सेस होंगे, रिपल जो होता है वो उतना ही क्या होता है? कम होता है. जैसे अभी आपने देखा था, अगर हमारा सिंगल पल्स था, ओके, सिंगल पल्स था तो वो कैसा था? ऐसा था. तो इसमें रिपल क्या है? इतना ज्यादा है. अगर 2 पल्स है तो हमारा ऐसा है. अगर हमारी वही 3 पल्स हो गई तो हमारी ऐसा. तो ये देखो, ये कम होता जा. 6 पल्स है तो ऐसा है. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पल्सेस बढ़ेंगे उतना ही जो हमारा हार्मोनिक कंटेंट है भी नॉट में और रिपल जो है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है. तो ये भी एक हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए. इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, कौन सा पॉइंट हमारा कि एज नंबर ऑफ पल्सेस इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ पल्सेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ पल्स बढ़ते हैं, द हार्मोनिक कंटेंट इन V नॉट और रिपेल इन V नॉट रिड्यूसेस। ठीक है, जितने ज्यादा हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ पल्सेस होंगे उतना ही हमारा हार्मोनिक कंटेंट कम होगा और रिपल जो होता है वो क्या होता है हमारा कम होता है। हार्मोनिक्स आपने पढ़े, हार्मोनिक्स क्या होता है, फंडामेंटल के साथ साथ उसके और जो भाई बंधु चले आते हैं सेकंड कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी के सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे हार्मोनिक्स होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं बेसफुल होते हैं। हार्मोनिक्स में भी क्या होता है, जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं वो ज्यादा तेज होते हैं, वो ज्यादा हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं एज कंपेयर टू हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ओके, for higher pulse number more devices are required, so cost increase. For higher pulse number more devices are required, so cost is increase. अगर आपको पल्स नंबर बढ़ाना है तो क्या होता है हमारा, उसके लिए ज्यादा डिवाइस चाहिए होती है और ज्यादा डिवाइस के लिए हमारी क्या है कॉस्ट जो होती है सिस्टम की वो क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक है, इन HVDC 12 पल्स कन्वर्टर इज यूज। HVDC में हम 12 पल्स कन्वर्टर का यूज करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहीं भी पूछ लिया जाएगा कि HVDC में कितने पल्स कन्वर्टर का यूज करते हैं, तो 12 पल्स का। ये इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हमने पल्सेस बढ़ा दी तो क्या होगा, रिपल फैक्टर कम हो जाए, मतलब रिपल जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज में कम हो जाएगा, हार्मोनिक कम हो जाएंगे कि बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ पल्सेस बढ़ाने से रिपल क्या होता है कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ओके, if harmonics are absent, then output would be flat. ओके, अभी हमने आपको बताया कि अगर रिपल हमारे एब्सेंट होंगे हार्मोनिक्स तो आउटपुट कैसा मिलेगा, हमें फ्लैट मिलेगा, प्योर डीसी मिलेगा। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। अब जो हमें आउटपुट मिलता है V नॉट, एक्चुअली में वो क्या होता है V, ओके, प्लस V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस V3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस डैश डैश डैश। ओके, तो इसमें V नॉट जो आउटपुट वोल्टेज है वो इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें से ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, डिजायरेबल कंपोनेंट होता है। ठीक है, दैट कंपोनेंट इज डिजायरेबल कंपोनेंट। बाकी ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अनडिजायरेबल कंपोनेंट होते हैं। ओके, जिसमें ये V1 साइन ओमेगा टी क्या है हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट। ठीक है, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, V2 साइन 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, सेकेंड हार्मोनिक्स। V3 साइन 3 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक्स, एंड सो दैट। ओके, इसी तरीके से हमारे बाकी V4 साइन ओमेगा टी इस तरीके से रहते हैं। तो आपने देखा कि डिजायरेबल कंपोनेंट के साथ साथ क्या होते हैं, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स भी आते हैं। ये कंपोनेंट्स हमारे रिड्यूस होते जाते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे, ये जो भी हैं ये क्या कहलाते हैं हमारे हार्मोनिक्स कहलाते हैं। मतलब फंडामेंटल तो फिर भी यूजफुल होता है, इसके अलावा ये भी जो आते हैं इसके भाई बंधु चले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक्स कहलाते हैं। तो जैसे जैसे हम पल्सेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा हार्मोनिक कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। ओके,
अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालें तो क्या होता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल, आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल, ये सारे क्या है हमारे हार्मोनिक्स हैं, हार्मोनिक्स ही क्या होते हैं हमारे रिपल कहलाते हैं। ओके, तो अगर इनकी आरएमएस वैल्यू निकाली जाए रिपल की तो हमारी क्या होगी, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, v1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस v2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस v3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही निकालेंगे ना अपन कि होल पावर 1/2। कैसे निकालते हैं हम, जब भी निकालते हैं तो हम इसी तरीके से निकालते हैं ना, ये v1 साइन ऑफ ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू निकालना तो अंडर रूट v1 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो गया हमारा। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, आरएमएस, आरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस, वीएम बाई रूट 2, यही होता है ना, वी आरएमएस इक्वल टू होता है वीएम बाई रूट 2। तो वीएम, यहाँ पे वीएम क्या है, v1 बाई रूट 2, इसका होल स्क्वायर करते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं। तो वही हमने क्या, v1 का स्क्वायर बाई 2, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका v2 का स्क्वायर बाई 2 और फिर ओवरऑल हमने क्या कह दिया है, अंडर रूट ले लिया है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल है हमारी। ओके, पीक टू पीक रिपल वैल्यू क्या होता है, पीक टू पीक रिपल, पीक टू पीक रिपल क्या क्या होगा हमारा, V0 मैक्सिमम माइनस V0 मिनिमम। ओके, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल क्या हो, आउटपुट वोल्टेज ये होता है, इसमें से ये डिजायरेबल कंपोनेंट है, ये सारे अनडिजायरेबल कंपोनेंट है, दैट कॉल हार्मोनिक्स और रिपल। इन रिपल का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो v1 का स्क्वायर बाय 2, v2 का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आरएमएस वैल्यू होता है हमारा फॉर्मूला वी आरएमएस इक्वल टू वीएम बाय रूट 2, और फिर इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर, फिर हमारा अंडर रूट निकालते हैं, तो इसलिए v1 का स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, इसी तरीके से अंडर रूट। तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल और ये हो गया पीक टू पीक रिपल वैल्यू V0 मैक्सिमम माइनस V0 मिनिमम। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास का डिस्कशन था कि हमारा फेस कंट्रोल रेक्टिफायर एक्चुअली में होता क्या है हमारा। ओके, उसका क्लासिफिकेशन देखा अपन ने बेस्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस यूज, बेस्ड ऑन द पल्स नंबर। पल्स नंबर हमने समझा कि पल्स नंबर क्या होता है, पल्स नंबर इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से हार्मोनिक्स में या रिपल्स में क्या फर्क पड़ता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल देखी हमने, और हमने पीक टू पीक रिपल वैल्यू ऑफ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ रिपल की देखी। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मैंने जो तथागत मोनेस्ट्री के बारे में बताया है उसके बारे में भी आप अपने फ्रेंड्स को बताएं और उससे लाभ लें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये सब आपके फ़ायदे के लिए ही है। हम जो भी नए इनिशिएटिव लेके आते हैं, हमारे फ्रेंड्स लेके आते हैं, तो वो सब आपके लिए होते हैं। फ्री में आजकल आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पहले कोचिंग में जाके वो 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपए जाके लगा सकते हैं, बट आपको फ्री में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो आप उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑनलाइन आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, कोविड के बाद तो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कि सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन बहुत ही कम पैसे, क्या पैसे ही नहीं लगते हैं। यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें फ्री हैं, बट कहीं कहीं हमें थोड़ा बहुत देना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि हमारी जो भी टीम वर्क कर रही है उसको भी अपने खान पान के लिए थोड़ा सा चाहिए है, वरना वो जो दिन रात लगी हुई है एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें मेहनत करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चाहिए होता है, जिसके लिए आपसे 1 रुपये 2 रुपये कोई बोलता है या फिर आपको अच्छा लगता है, वो भी आपकी मर्जी है, तब आपको करना है। तो आप उसको एक बार देखें ज़रूर और आप दोस्तों को बताएं, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो उसका फ़ायदा ज़रूर लें। ओके, थैंक यू।